हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब भी काफ़ी अच्छे होगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होगे। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू वांगशियान एफएफ लेकर आई हूँ। इस एफएफ का नाम है इफ़ यू विश और इसके राइटर का नाम है फ्लावर ऑफ गोसू। इसकी स्टोरी काफ़ी यूनिक है और इंटरेस्टिंग भी है, आप सबको काफ़ी पसंद आएगी। ये एफएफ आपको AO3 पर मिल जाएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। इस एफएफ में लान वांग जी एक प्रिंस है जो कई सालों से एकांतवास में है, जिसकी एक झलक तक गांव वालों को देखने को कभी नहीं मिली। वे वुशियन एक असैसिन है जिसे ये मिशन दिया गया है कि वो प्रिंस लान वांग जी को मार दे, क्योंकि वे वुशियन को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आप सब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इस एफएफ की हैप्पी एंडिंग है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोसू में गॉसिप्स को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया गया, लेकिन गांव वालों के पास 3 टॉपिक्स थे जिनके बारे में वो अक्सर बातें किया करते थे। उन सब में सबसे पहला था कि साल में कितनी फसल कटी, क्राउन प्रिंस लान शिचेन किससे शादी करेंगे और कब करेंगे, और क्या किसी ने प्रिंस लान वांग जी की झलक पैलेस की खिड़कियों में देखी है आज तक। प्रिंस लान वांग जी क्लाउड रिसेस के सबसे अंदरूनी चैम्बर्स में रहते थे, लेकिन किसी को भी इसका रीज़न नहीं पता था। कोई कहता था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रिंस वांग जी बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हैं, जिसमें कि उनके सिर के एक पार्ट पर बाल ही नहीं हैं। और कोई कहता था कि अगर कोई प्रिंस वांग जी की एक झलक भी देख ले तो उसे पता चल जाएगा कि उनकी माँ एक परी थी। और ये बात प्रिंस के अंकल कभी भी नहीं चाहते थे, क्योंकि प्रिंस के जो फादर थे वो न जाने क्या क्या गुल खिलाया करते थे। लेकिन ज़्यादातर गांव वालों को रात के समय जिथर से दुख भरी धुन सुनाई देती थी। सबका कहना था कि ये और कोई नहीं यंग प्रिंस हैं जो इस धुन को बजाते थे ताकि वो अपने दिल के अकेलेपन को दूर कर सकें। पर उसी जगह वे वुशियन जो कि एक असैसिन था, इन सब में किसी भी र्यूमर के बारे में नहीं जानता था। उसे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो गोसू से काफ़ी दूर स्थित एक जगह से आया था और उसे सिर्फ एक ही चीज़ पता थी कि उसे अपने घायल भाई को बचाना है, जिसे कि एक हंट के दौरान जंगली सुअर ने घायल कर दिया था। वे वुशियन को लग रहा था कि सारी गलती उसी की है। उसे अच्छे से सब चेक कर लेना चाहिए था हंट पर जाने से पहले। उसे अपने तीर कमान को जल्दी से यूज़ करना चाहिए था, पर जियांग चंग ने अपने गुस्से और सबको इम्प्रेस करने के चक्कर में जंगली सुअर पर बहुत जल्दी अटैक कर दिया। इस सब की वजह से जियांग चंग के पेट पर एक गहरा घाव हो गया था। यूनमेंग में जो डॉक्टर्स थे वो जियांग चंग के घाव को कुछ कम तो कर सकते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो उसे ठीक कैसे करें। जियांग चंग को बचाना ही एकमात्र रीज़न था जिसकी वजह से वे वुशियन गोसू में था, वो भी इतनी सर्द शाम को। उसने अपनी बेल्ट में तलवार लगा रखी थी और साथ ही उसके पास एक बांसुरी थी जिससे वो परियों और आत्माओं से बात करता था। वे वुशियन ने जो कपड़े पहने थे उस पर एक कागज़ में उस पर्सन का नाम लिखा था जिसे उसे मारने के लिए हायर किया गया था। वो कोई और नहीं प्रिंस लान वांग जी थे। आज रात अगर वो इस काम को कर लेगा और इस काम को देने वाले को 4 हेड रिबन लाकर दे देगा तो उसे पैसा मिल जाएगा, जिससे कि वो यहाँ के एक सर्जन को हायर कर सकेगा, क्योंकि गोसू में मेडिसिन्स काफ़ी एडवांस स्टेट में थी। वे वुशियन बेकरार था, वो नहीं चाहता था कि वो या जियांग चंग किसी को भी लूज़ करें।
उसके दिमाग में ये सारे ख्याल सुई की तरह चुभ रहे थे जैसे जैसे वो क्लाउड रेसेस की ओर बढ़ रहा था। वेवूशियन बहुत ध्यान से दीवार पर चढ़ता है और झांक कर अंदर की ओर देखता है जहां गार्ड्स खड़े थे, पर वो मूव नहीं कर रहे थे। वेवूशियन बहुत ध्यान से आगे बढ़ रहा था। फिर एक जगह जहाँ कुछ गार्ड्स खड़े थे, वेवूशियन सावधानी से चुपचाप एक गार्डन में कूद गया। उसे कुछ देर के लिए लगा कि अरे ये काम तो बहुत ही आसान है मेरे लिए। वेवूशियन सोचता है कि इस समय वो प्रिंस वाइन पी रहा होगा और लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होगा। उसे ढूंढना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये सब सोचकर वेवूशियन चुपचाप आगे बढ़ने लगा। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उस अंधेरी रात में दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक बिल्डिंग दिखाई दी जिसे जिंगशी कहा जाता था, शांति से भरा हुआ कमरा। वेवूशियन हल्का सा मुस्कुराया और सोचने लगा, वाह कितना डिसिप्लिन्ड साम्राज्य है ना यहाँ पर। इसमें कोई शक नहीं है कि ये रूम बहुत कम यूज़ किया जाता होगा। वो पैलेस के अंदर आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसे जिंगशी की छत पर नीले रंग की चमकदार रोशनी दिखाई दी। वेवूशियन की नज़रों के सामने वो रोशनी पल भर में ही गायब हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और रास्तों को सही से चेक किया। तभी वेवूशियन को एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कपड़ा गिरा हो। वेवूशियन एक ट्रेंड हंटर था, इसलिए उसे वो आवाज़ सुनाई दी। साथ ही में वो खुद को एक टैलेंटेड म्यूज़िशियन भी समझता था। जब उसने कोनों में देखा तो उसे जिंगशी के पीछे नीले कपड़ों में एक पर्सन चलता हुआ दिखाई दिया। वेवूशियन को लगा कि वो पर्सन उसे प्रिंस को ढूंढने में हेल्प करेगा। ये सोचकर वो बिना आवाज़ किए उस पर्सन के पीछे दौड़ा और उसने सोचा कि वो उस पर्सन का मुंह अपने हाथ से बंद कर देगा। लेकिन इससे पहले कि वेवूशियन उस पर्सन को छू भी पाता, वो पर्सन वेवूशियन की ओर मुड़ गया और उसने वेवूशियन के गले पर चाकू रख दी। उस पर्सन ने भारी आवाज़ में वेवूशियन से कहा, मेरे और नज़दीक मत आना। वेवूशियन काफ़ी इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि आज तक किसी ने उसे पछाड़ा नहीं था, कोई भी उसे हरा नहीं पाया था। वो इतना ज़्यादा फुर्तीला था। काफ़ी अंधेरा था, जिसकी वजह से वेवूशियन को उस पर्सन की सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। वेवूशियन, जो कि एक असैसिन था, उसने चाकू पर धीरे से एक उंगली रखी और कहा, ठीक है, मैं तो यहाँ सिर्फ कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए आया था। पर उस पर्सन ने उस चाकू को वेवूशियन की गर्दन की ओर प्रेस कर दिया और उसने वेवूशियन की ओर घूरते हुए कहा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मेरे अंकल ने यहाँ तुम्हें मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए भेजा है ना, लेकिन मैं तुम्हें उनसे ज़्यादा पैसा दे सकता हूँ अगर तुम मुझे जाने दो। वेवूशियन सोचता है कि क्या ये एक प्रिजनर है, इसने इतने महंगे कपड़े पहने हैं, इसका मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिसके पास कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी ज़रूर होगी। नीले कपड़े पहने हुए उस पर्सन ने वेवूशियन से कहा, मेरे पास पैसा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, वेवूशियन ने अपनी तलवार से उस पर्सन के हाथ से चाकू को नीचे गिरा दिया। वेवूशियन ने उस पर्सन का मुंह अपने हाथ से दबा दिया और उसके गले पर तलवार रख दी। उसने उस पर्सन से कहा कि चुप रहो और मेरे साथ चलो। तभी न जाने क्या हुआ, वो पर्सन वेवूशियन की बाहों में बेहोश हो गया। वेवूशियन और टाइम नहीं बर्बाद कर सकता था। उसने उस पर्सन को अपनी बाहों में उठाया और जल्दी से छत के ऊपरी हिस्से पर कूद कर लेकर चला गया, जहां से वो उस अंधेरी रात में पैलेस की दीवार के पीछे गायब हो गया। जब वेवूशियन पैलेस से काफ़ी दूर
चला गया तो उसने उस पर्सन को नीचे रख दिया। अब उस पर्सन ने अपनी आंखें खोल ली थीं, पर वो अभी भी बिल्कुल चुप था। उसकी बॉडी बिल्कुल स्थिर थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नींद में चल रहा हो। वे वुशियान उस पर्सन के सामने खड़ा हो गया। चांदनी रात थी जिसमें वे वुशियान को उस पर्सन की खूबसूरत फीचर्स साफ साफ दिखाई दे रही थी। उस पर्सन की आंखें बहुत ही खूबसूरत थीं, बिल्कुल बिल्ली की तरह। वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और वे वुशियान से थोड़ा लंबा था। वे वुशियान ने धीरे से उससे कहा, क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वो पर्सन वे वुशियान की ओर घूरे जा रहा था। वे वुशियान ने उससे कहा, तुम बोल सकते हो ना, है ना? उस पर्सन ने एक गहरी सांस छोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफ़ी देर से अपनी सांसों को रोके हुए हो। वो अभी भी चुप था। वे वुशियान ने अपनी तलवार को अंदर रखा और बहुत आराम से उस पर्सन से कहा, बताओ मुझे प्रिंस लानवांग जी कहाँ मिलेगा? ये सुनते ही उस पर्सन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे लगा वो हंस रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली और वे वुशियान से कहा, यहाँ। वे वुशियान उसकी ओर देखने लगा और कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है कि वो यहीं मिलेगा, क्योंकि वो गोसू का प्रिंस है। लेकिन मुझे ये जानना है कि इस रात में वो मुझे, यानी कि प्रिंस वांगजी कहाँ मिलेगा? ये सुनकर वो पर्सन अपनी आंखों को ब्लिंक करने लगता है। ऐसा लगा जैसे कि वो वे वुशियान की बातों से बोर हो गया हो। वे वुशियान ने उस पर्सन से कहा, प्लीज़ मुझे बता दो, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। उसके दिमाग में जियांग चंग का ख्याल आ रहा था कि कैसे उसका घाव इतना गहरा है। वे वुशियान बहुत परेशान था। वो बस किसी तरह से जियांग चंग को ठीक करना चाहता था। थोड़ी देर बाद उस पर्सन ने जवाब दिया कि प्रिंस को जिंगशी में पाया जा सकता है। ये सुनकर वे वुशियान शांत हो गया। वो हल्का सा मुस्कुराया और उस पर्सन की ओर देखते हुए बोला, क्या तुम्हें भी हायर किया गया था? क्या तुम भी लानवांगजी को ढूंढ रहे हो? लेकिन तभी वे वुशियान रुका और कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, तुम तो अमीर हो, ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें ये बुरा काम करना पड़े। वे वुशियान उस पर्सन की ओर ध्यान से देख रहा था कि शायद उसे कोई सिग्नल मिल जाए उससे, लेकिन उस पर्सन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया सिवाय उसकी थकान से भरी आंखों के। वे वुशियान ने गहरी सांस भरी और उससे कहा, ओके, मुझे लग रहा है कि तुम काफ़ी थक गए हो, तो तुम इस पेड़ के सहारे सो जाओ। हम कल सोचेंगे कि आगे क्या करना है। ये सुनकर उस पर्सन ने गहरी सांस ली और एक जादू की तरह पेड़ तक चलकर गया और उसके तने के सहारे बैठकर आराम से सो गया। वे वुशियान उसके नज़दीक गया ये देखने के लिए कि वो सोया है या नहीं। जब वो पर्सन बैठ गया तभी उसके माथे पर से जो एक कपड़ा था वो हट गया और वहाँ पर नीले कलर का 4 हेड रिबन साफ साफ दिखने लगा, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है। वे वुशियान ने उसी को पकड़ा था जिसे उसे मारने का ऑर्डर दिया गया था। वो प्रिंस के बगल में बैठ गया और सोचने लगा कि प्रिंस ने कोई विरोध क्यों नहीं किया जब वो उसे यहाँ लेकर आ रहा था, या फिर इन्हें सिखाया गया है कि अमीर लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सब सोचते सोचते वे वुशियान ने अपनी तलवार निकाली और उसे प्रिंस की गर्दन पर रख दिया। वो सोचने लगा कि प्रिंस इतने पेल क्यों दिख रहे हैं, गोसू में तो सूर्य की रोशनी इतनी अच्छी है, या फिर ऐसा क्या है जो प्रिंस इतना बीमार हैं, इनका शरीर इतना पीला क्यों पड़ गया है। उसी जगह प्रिंस वांगजी बहुत ही आराम से सो रहे थे। वे वुशियान को प्रिंस वांगजी की खूबसूरत पलकें दिखाई दे रही थी जो कि बीच बीच में हिल रही थी। उसे प्रिंस की गर्दन पर चलती हुई पल्स दिख रही थी। उन्हें मारना बहुत आसान था वे वुशियान के लिए, फिर वे वुशियान को पैसे भी मिल जाते। गोसू में वे वुशियान के बारे में कोई जानता ही नहीं था, जो कि जियांग क्लैन से निकाला गया था और जिसका एक भाई था जियांग चंग, जिससे
जिसके साथ उसका खून का रिश्ता नहीं था। ये सब बहुत आसान था उसके लिए। वो बहुत आराम से प्रिंस वांगजी को मार सकता था, फिर उनका 4 हेड रिबन लेकर अपने एम्प्लॉयर को दे सकता था जिससे कि उसे पैसा मिल जाए। लेकिन ऐसा लगा मानो जैसे वे वुशियन के हाथों में वो तलवार जम गई हो। फ्रीज़ हो गए वे वुशियन के हाथ। वे वुशियन काफ़ी देर तक प्रिंस वांगजी के पास ही बैठा रहा। कुछ देर बाद वे वुशियन ने अपनी तलवार वापस अपनी बेल्ट में रख ली। वो उसी पेड़ की दूसरी साइड पर बैठ गया और अपने हाथों को सर के पीछे फोल्ड करके अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन इस सब से पहले उसने प्रिंस वांगजी के 4 हेड रिबन को छुपा दिया ताकि दुनिया की नज़र से प्रिंस वांगजी का वो रॉयल निशान बचा रह सके, ताकि कोई उनको जान ना सके कि वो एक प्रिंस हैं। सो गाइस, इस एफएफ का आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।